ऑल योर्स नाउ। हाँ, नमस्ते दोस्तों, मैं निशा, एक एल अनोन मेंबर। आज हेलो, गुड मॉर्निंग। ईश्वर की गुड मॉर्निंग। ईश्वर की असीम कृपा से आज मैं इस मंच पे आप सबसे शेयर करने के जो अवसर मुझे मिला है उसके लिए मैं आभारी हूँ आप सबका, क्योंकि ये जो बातें हैं, ये बातें शायद हम सबके लिए सिमिलर है, बट फिर भी जब हम किसी और भाई या बहन को इसी परिस्थिति से गुजरते हुए, जूझते हुए और इसका सामना करते हुए देखते हैं, तो किसी से बात करके एक मन में एक राहत जरूर पहुंचती है कि मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे साथ मेरे और भी भाई बहन हैं जो अ, इन्हीं चीजों, इन्हीं मुश्किलों का सामना करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। तो आज मैं जानती हूँ कि यहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं जिनके एल्की सोबर है, और बहुत ऐसे लोग भी होंगे जिनके एल्की सोबर नहीं होंगे। तो ये मैसेज आज जो मैं आप सबके साथ बात कर रही हूँ, ये उन सब लोगों के लिए है कि हमें डट के रहना है। आज मैं थोड़ा सा अपनी लाइफ के बारे में बताऊंगी, ताकि शायद मेरे एक्सपीरियंस आप सबके लिए कुछ महत्व आपकी लाइफ में ला सके, या कुछ एक उम्मीद की किरण आपको जगा सके। क्योंकि जिस दौर से गुजर के मैं आई हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि हर किसी को जरूर यही लगता होगा कि ना, मेरी लाइफ सबसे डिफिकल्ट रही है। बट जब हम दूसरों की लाइफ के बारे में सुनते हैं ना, तो हम शायद समझ पाते हैं कि मेरे से थोड़ी कम या ज्यादा और किसी की भी लाइफ डिफिकल्ट रही हो सकती है। तो दोस्तों, बात इतनी सी है कि अल्कोहल कभी प्रॉब्लम होता ही नहीं है। अल्कोहल पीने वाले तो बहुत लोग हैं इस दुनिया में जो हर दिन पीते हैं, पी के बहुत अच्छा अपनी फैमिली के साथ बिहेव करते हैं। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो सोशल ड्रिंकर्स होते हैं, पार्टीज में पीते हैं और बस वहीं तक उनका रहता है, वीकेंड्स में पीते हैं। तो वो तो कोई लाइफ में डिस्ट्रक्शन करते नहीं हैं। तो अगर हम अल्कोहल को गुनहगार समझते हैं, तो अल्कोहल तो कभी गुनहगार है ही नहीं। एक्चुअली जो है वो तो इंसान के जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स है, जिन्हें हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं या हमारे अल्कोहलिक्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, वही उनका मेन रीजन होता है। तो लेट मी वॉक यू थ्रू माई जर्नी कि मेरी लाइफ, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही सुंदर टॉपिक है। टॉपिक ये पूछ रहा है दैट व्हाट एंड हाउ इज द लाइफ बिफोर एंड आफ्टर। तो अब बिफोर क्या क्या ही कहूँ। बिफोर की लाइफ तो कुछ ऐसी रही कि जैसे बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई। शायद बहुत लोगों ने मेरी शेयरिंग पहले सुनी है, तो वो ये बात जरूर जानते हैं कि मेरे और मेरे अल्कोहलिक की शादी हमने बहुत छोटी उम्र में हमने लव मैरिज कर ली। जब मैं शायद बालिग भी नहीं थी, इट वॉज एन इलीगल मैरिज यू कैन से। मैं 16 साल की थी। क्लास 10 की एग्जाम मुझे देनी चाहिए थी जिस वक्त, उस वक्त मैं क्लास 10 की एग्जाम को ऑप्ट आउट करके मैंने शादी कर ली। क्यों? क्योंकि उस समय मैं मुझे नहीं लगता है कि एक 16 साल की लड़की और एक 21 साल के लड़के या 20 साल के लड़के को प्यार, शादी, गृहस्थी के बारे में बहुत ज्यादा कोई नॉलेज हो सकती है। उस समय जो शायद हमारे बीच में पनपा, वो एक अट्रैक्शन था। और उस समय में मेरे अल्कोहलिक की जिद बन गई थी। तो आप समझ सकते हैं दैट एट द एज ऑफ 17-18 अगर उसने ये सोच लिया कि मुझे इसी लड़की से शादी करनी है बाय हुक और बाय क्रुक, और मैं क्योंकि पढ़ा नहीं हूं तो मैं उसको भी पढ़ने नहीं दूंगा, तो शायद आप समझ पाएंगे कि वो उसकी मनोस्थिति उसी समय किस तरह की रही होगी। कि उसको हर चीज, उसकी एक जिद थी कि उसको अगर कोई चीज हासिल करनी है तो उसे वो हासिल करनी है, बस वहीं तक उसका वो था। फिर वो शादी करने के बाद मैं अपने रास्ते, वो अपने रास्ते, वैसा मतलब मैं तो एक ऐसे जंजाल में, फ्रॉम अ जॉइंट फैमिली जहाँ पे मैं एक बहुत बड़े फैमिली में थी, मैंने कभी किचन भी का दरवाजा नहीं देखा था। मुझे रेडी खाना मिलता था, मेरा पूरा फोकस मेरे एकेडमिक्स पे था। उससे निकल के मैं एक बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली में आ गई जहाँ पे बहुओं को साड़ी पहननी पड़ती थी, सर पे पल्लू लेना पड़ता था। तो आप सोच लीजिए कि मेरा जो बचपन था दैट वेंट फॉर अ टॉस। मैंने ना बोर्ड की एग्जाम दी, ना मैंने कॉलेज देखा, और जबकि मैं एकेडमिकली बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट थी। बट
जस्ट बिकॉज मेरे अल्कोहलिक की एक जिद थी कि उसे मुझे हासिल करना है और उसने मुझसे शादी करनी है बोल के उसने ऐसा मुझे काउंसल किया कि मैं सब कुछ छोड़ के उसके पीछे अंधी होके मैं चली आई और मैंने उससे शादी कर ली और शादी करके मैंने अपना पूरा सर्वस्व उसमें झोंक लिया कि जैसे मेरी पूरी लाइफ उसी के अराउंड रिवॉल्व करती थी। बट वो तो अल्कोहलिक था ना, उसका तो जो उसकी जो मन की इच्छा थी वो तो पूरी हो गई, उसने तो मुझे हासिल कर लिया। फिर कौन तुम कौन मैं, खामखा में। फिर वो अपने रास्ते, ही वॉज एन एस रैलीस्ट, वो रैली में एकदम अव्वल था। अब उसका तो ऐसा लाइफ होने लग गया कि वो हर रैली में जाता, वो हर रैली में जीतता, उसको वो जीत का नशा चढ़ने लग गया। अब कभी अगर वो रैली हार जाता था किसी कारण से तो तब पीना, अगर जीत जाता था तो तब पीना, अगर मेरे से कुछ मनमुटाव हो जाता था तो तब पीना, अगर भाई ने कुछ कह दिया तो तब पीना, अगर उसके मुताबिक नहीं चला तो पीना। तो हर सूरत में मैं देखती चली गई कि उसका ना घर आने का टाइम था, ना सोने का टाइम था, ना उठने का टाइम था। हाँ, बट उन दिनों उनका फोकस रैली में जरूर था। वो बाइक रेस में ऐसा लगे थे कि मेरी बेटी कब हो गई, मेरी बेटी कब बड़ी होने लग गई। वो ही वॉज नेवर अ पार्ट ऑफ द ग्रोइंग अप ऑफ माई एल्डर डॉटर। वो अपने में ही मस्त थे। हमारे पास कपड़े खरीदने के पैसे थे नहीं थे, उसको कोई मतलब नहीं था। ही वॉज अ सेल्फ सेंटर्ड पर्सन। उसको सिर्फ अपनी जरूरतों से मतलब था। उसको सिर्फ ये था कि मुझे मेरी जरूरतें पूरी होनी चाहिए, बाकी किसी के पास कुछ है या नहीं है। अब हम जॉइंट फैमिली में थे तो कैसे कैसे करके हमारा नपता चला गया। वो मेरी सास को घर खर्चा देते थे, उसी में से सब कुछ चल रहा था जैसे तैसे करके। आस्ते आस्ते जरूरत पूरी करने के लिए उनका तो ध्यान कारोबार में था नहीं, कभी पार्टी में, कभी फ्रेंड्स में, कभी शोर शराबे में, कभी दिखावे में। गाड़ियां खरीदते थे तो गाड़ियां बेचते थे। वही सब करते करते धंधा पूरा ठप हो गया। आस्ते आस्ते जब देखा कि धंधा आस्ते आस्ते हाथ से चला जा रहा है तो वो एक डिप्रेशन आने लग गया। उस चक्कर में और पीने लग गए। वो करते करते लाइफ ऐसे चलती गई। एक ऐसा दौर आया जहां आते आते ये समझ में आने लग गया कि अब अगर मैं बेचारी बन के खुद के सेल्फ पिटी में जीऊंगी। बहुत ऐसे भी दिन गए जब मैं रोती रही, बिलखती रही, गिड़गिड़ाती रही, प्रार्थना करती रही भगवान से, मेरे अल्कोहलिक से, सबसे, मेरी सास से, मेरे फैमिली से कि इनको कोई सुधारो, इनको कोई समझाओ। बट समझेगा तो इंसान तब ना जब वो समझना चाहता हो। वो तो कुछ और ही लेवल में चल रहे थे, ऐसे लेवल में चल रहे थे जहां तक उन तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं था। बट मैंने बहुत गलतियां की इस सब में। मैं चाहती तो मैं अपने लिए एक नई जिंदगी चुन सकती थी। बट मैंने हमेशा उम्मीद रखी कि आज नहीं तो कल वो जरूर बदलेंगे। मेरा प्यार, माई लव विल बी इनफ फॉर बोथ ऑफ अस। आई ऑलवेज केप्ट गोइंग, आई ऑलवेज केप्ट होप इन माई हार्ट दैट मे बी टुडे और टुमारो he will understand what I'm trying to explain. There was a time, ऐसा नहीं था, बीच बीच में ऐसे टाइम भी आते थे जब वो पीना छोड़ देते थे, कुछ दिनों के लिए छोड़ देते थे, बहुत अच्छे हो जाते थे, बहुत फोकस्ड हो जाते थे काम में। फिर एक तिनके भर की जरूरत होती थी। आज मेरा स्टाफ मेरे से वो दिखा रहा है, मेरे को दादागिरी दिखा रहा है तो मैं पीना चालू कर दिया। तो ऐसे बहुत इंस्टेंसेस आए जैसे कि बिग बुक में लिखा था, जो वो एकदम सोबर हो गए। ऐसे लगने लगा था कि मेरी जिंदगी वापस वापस ठीक होने लग गई है। वापस हम लोग दोनों एक दूसरे में उस भरोसे में मैं चलती रही। बट कहीं ना कहीं, कभी ना कभी फिर वापस आके वही मोड़ पे आके खड़े हो जाते थे, क्योंकि शराब उनका प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम उनका था उनका गुस्सा, उनकी जिद, उनकी ईगो। और उनको जो गलत कामों को अंजाम देना था उसके लिए ये एक शील्ड था। क्योंकि कोई भी इंसान कोई गलत काम करता है तो वो होश में तो वो गलत काम कर नहीं सकता। उसको वो गलत काम को अंजाम देने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हर इंसान का एक सेल्फ कॉन्शियस होता है ना। तो वो सेल्फ कॉन्शियस, तो जब द मैन इन द मिरर, जब इंसान अपने आप को मिरर में देखता है तो वो इंसान तो अपने आप को कहीं ना कहीं आंसरेबल होता है। क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ? नहीं, मैं सही नहीं कर रहा। ठीक है, मैं आज से ऐसा नहीं करूंगा। ये इंसान खुद में
सोचता है, जो मैंने मेरे अल्कोहलिक की इन्वेंट्री पढ़ी, उसमें उसने ये बातें लिखी है कि उसने he used to feel remorse for himself that why I do these things, why I am not paying attention to my family. He used to think about these things. ये सारी बातें वो सोचता था। ऐसा नहीं था कि वो नहीं सोचता था, ऐसा नहीं था कि वो ट्राई नहीं करता था, बट उसकी जो कैरेक्टर डिफेक्ट थी वो उसको ओवर पावर कर जाती थी। क्यों ओवर पावर कर जाती थी? बिकॉज उसके अंदर वो ही वॉज नॉट एबल टू सी that these are my character defects and I need to overcome them. He was not able to accept those things. वो उन चीजों को करने के लिए वो अपने आप को गिल्टी फील ना करे, इसीलिए वो ऐसा क्रिएट एनवायरनमेंट करता था ताकि वो अपने आप में गिल्ट फील ना करे। वो शराब का सहारा लेके उन गलत कामों को अंजाम देने के लिए वो शराब का सहारा लेता था। शराब कभी भी उसके लिए प्रॉब्लम नहीं थी। वो जो उसके जो दिमाग में, आज अगर कोई भी आप गलत या सही कुछ भी सोच लीजिए, आप अगर कोई सही काम भी करने जाने वाले होते ना, तो आपका सबसे पहले हाउ डज इट स्टार्ट? योर ब्रेन गिव्स यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, योर ब्रेन गिव्स यू अ सिग्नल एंड देन योर ब्रेन गिव्स अ सिग्नल टू योर बॉडी एंड देन योर बॉडी डज दैट वर्क। तो अल्टीमेटली इफ यू सी, तो वो तो इंसान खुद नहीं कर रहा है, उसका ब्रेन उससे वो काम करा रहा है। तो ये जो किया जा रहा था उसके द्वारा, वो तो उसकी एक सोची समझी साजिश थी। क्यों साजिश थी? क्योंकि वो अपने दिमाग में, आज अगर वो फॉर इंस्टेंस वो कोई गलत काम करने के बारे में सोच रहा है, उसका दिल उसको बोल रहा है कि मुझे आज ये गलत काम करना है, तो वो क्या करता था? वो उसके बारे में सोचता था दिन भर, मैं करूं कि मैं ना करूं, मैं करूं कि मैं ना करूं। फाइनली जब उसका दिमाग उसको ओवर पावर कर जाता था, तो वो शराब का सहारा लेके उस गलत काम को अंजाम देता था। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो शराब उसकी ऐसी आदत बनती चली गई कि उसको लगा कि शराब के आड़ में मैं कुछ भी गलत काम कर जाऊंगा, और अगर मुझे कोई कुछ पूछेगा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो मैं तो बहुत कन्वीनियंटली बोल दूंगा, अरे मैंने तो शराब पी रखी थी तो मेरे से ये गलत काम हो गया, मैंने जानबूझ के नहीं किया, आई एम सॉरी, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। और मैं बावरी ये समझती रही कि हाँ ठीक है, चलो एक चांस दे देती हूँ, चलो कल वो सुधर जाएगा। फिर दूसरी बार वापस वही गलती हुई, तो मैंने सोचा चलो मैं तीसरी, लास्ट में जब आस्ते जब लॉकडाउन आया, तब एक ऐसा टाइम आया जब उसने अपना सारा कारोबार, इतना चलता हुआ काम, फैक्ट्री, सब कुछ उसने खुद की आई एम सॉरी, खुद की ईगो के कारण उसने सब कुछ शट डाउन कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उसको स्टाफ के साथ मन मुटाव हो रहा था, उसको स्टाफ के साथ उनका बनता नहीं था। उन सबको दिखाने के लिए उसने अपना बना बनाया कारोबार, अच्छा खासा सब कुछ चलता हो, उसने अचानक से एक दिन बंद कर दिया। वो शट डाउन तो कर दिया, उस बीच में भगवान ने मुझे ऐसा काबिल बनाया कि मैंने अपने आप को सेल्फ पिटी में नहीं जाने दिया। जब मैंने देखा कि लाइफ इज टेकिंग अ टेस्ट, लाइफ इज एक्चुअली टेस्टिंग मी, so I did not want to get into a phase where I would get into self pity and start thinking कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। I worked on myself and I started working. मुझे ऐसा लगा कि to make ends meet, आज बच्चों की स्कूल फीस थी, मेरे खर्चे थे, घर के कुछ खर्चे थे, तो मुझे लगा कि चलो मैं काम करना स्टार्ट करूंगी तो शायद इन चीजों से मेरा मन हटेगा और मैं अपने आप को डाइवर्ट करके अपने लिए कुछ कर पाऊंगी। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर मेरे लिए ऐसी सिचुएशन नहीं आई होती लाइफ में, तो मैं आज जहाँ पहुंची हूँ, मैं आज वहाँ नहीं पहुंचती। आई एम अ क्लास 8 ड्रॉप आउट, बट टुडे आई एम वर्किंग इन अ वेरी गुड कंपनी। इट इज वन ऑफ द रिनाउंड कंपनीज ऑफ इंडिया and I am drawing a very good salary, and I made a place for myself in the real estate world. I'm sorry. तो मैं भगवान की बहुत आभारी हूँ, बहुत अपने आप को ब्लेस्ड मानती हूँ कि मैंने अपनी सिचुएशन को अपने बेनिफिट में, अपने अपने फायदे में मैंने उसको अपने आप को उसके हिसाब से वो किया। और मैंने आई डिड नॉट गेट इनटू अ प्लेस वेयर मैं भगवान को ये नहीं पूछती थी कि व्हाई मी। मैं भगवान को हमेशा यही बोलती थी कि भगवान, गॉड गिव मी द स्ट्रेंथ टू गो थ्रू दिस, गिव मी द स्ट्रेंथ टू स्टैंड बाय हिम एंड गिव मी द स्ट्रेंथ टू ब्रिंग हिम बैक। और हमेशा भगवान को ये प्रार्थना करते 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 फिर एक ऐसा टाइम आया जब उसका रॉक बॉटम आ गया। हर चीज का तो अति का एक अंत होता है।
तो जब वो लॉकडाउन आया तब उस समय ही वॉज सोबर, मतलब वो पीते थे बट वो ऐसे पीते थे कि जैसे शाम को 1 2 4 3 पैक घर में पीते थे, फिर खाना खा के सो जाते थे, क्योंकि उनका उस समय काम नहीं चल रहा था। फिर लॉकडाउन आया तो उस समय उन्होंने अपने दिमाग पे बहुत कुछ उन्होंने बनाना चालू किया। जैसे उन्होंने सैनिटाइजर का एक प्लांट डाला, सैनिटाइजर की फैक्ट्री लगाई। फिर फेस शील्ड उस समय काफी चल रहे थे, तो फेस शील्ड हमने चालू किया। हम पूरे वेस्ट बंगाल के पुलिस के उसमें हमारा यहाँ से माल जाता था, और उस समय मेरी भी ऑफिस बंद थी, तो हम लोग दोनों मिल के बहुत ही नए सिरे से हमने काम स्टार्ट किया और बहुत ही अच्छा हमारा काम चलने लग गया। तो इनिशियली तो सब कुछ बहुत अच्छा चलने लग गया, बट जैसे ही वो अच्छा चलने लग गया और पैसे आने लग गए, तो भाई फिर तो हमारा सारा तांडव चालू हो गया। जैसे ही पैसे आने लग गए तो हमारा तो दिमाग हो गया, 7वें आसमान पे चढ़ने लग गया। फिर उसने पीना चालू कर दिया, और फिर ऐसा पीना चालू कर दिया कि सुबह कब हो गई और शाम कब हो गई कुछ पता ही नहीं था। सारी सारी रात जागते थे और सुबह भी नहीं सोते थे। 4 बजे सुबह सोते थे, 6 बजे उठ के वापस हैंगओवर काटने के लिए वापस शराब पीते थे। तो 24 घंटा शराब का ही सहारा लेके चलते थे। जो काम अच्छा खासा सेट हुआ था, हमने 40-50 लाख का टर्नओवर कर लिया, सब कुछ कर लिया, पैसे भी घर में आने लग गए थे। बट अचानक से सबके ऑर्डर लेके, एडवांस लेके और काम कर दिया हमने बंद, और सब पैसे हमने उड़ा दिए शराब में, खिलाने में, पिलाने में। जो हमारा 24 घंटा काम चलता था अलग अलग शिफ्ट में, जो हमारे एरिया के लड़के थे, लोकल लड़के थे, उनसे काम करवाते थे, उनको ना सैलरी देते थे ना कुछ देते थे। वो लोग आके हमारे यहाँ घर पे आके तमाशा करने लग गए। फिर तो जो अब्यूजिव होने लगे स्लोली एंड ग्रेजुअली, वो इतना इतना इतनी खराब हालत हो गई थी कि गाली गलौज, मारा पीटी ये सब भी होने लग गया। करते 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 फिर मेरी सास की तबीयत बहुत, मतलब उनकी मदर की तबीयत बहुत खराब हो गई। तो उनकी मदर की जब तबीयत खराब हुई, शी बिकेम क्रिटिकल। तो उस समय इनका पीना इतने चरम सीमा पे चला गया कि वो हर चीज को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, फोन तोड़ रहे थे, कंप्यूटर लैपटॉप सब तोड़ फोड़ कर रहे थे। सुबह से लेके शाम तक कहाँ चले जाते थे कुछ पता नहीं चलता था। यहाँ लोग कर्जदार जो जिनसे एडवांस में पैसे लिए हुए थे, वो आके हमारे सर पे बैठ जाते थे, उनकी बातें सुननी पड़ती थी, वो जैसा तैसा बोल के जाते थे। हॉस्पिटल में बिल्स पाइल अप होते जा रहे थे। अब मेरे पास तो कोई, और इस तरफ इनका पीना इतना बढ़ते जा रहा था कि लोग आके यहाँ पे बहुत झमेला कर रहे थे। करते करते इतनी मैं फेडअप हो गई कि मुझे और फिर उस समय और कुछ नहीं समझ में आया कि मैं क्या करूं, मैं किस तरफ जाऊं। मेरे ऑफिस से भी मुझे कॉल्स आ रहे थे, मैं ऑफिस नहीं जा पाती थी। प्रोफेशनली भी आज एक कंपनी को, एक एम्प्लॉय को सपोर्ट करना है ऐसी सिचुएशन में, वो किस तरह से होगा। मेरी मेरी जॉब छूट जाने की मुझे डर लग रही थी। हर तरफ से मेरी लाइफ में इतनी मुश्किलें आ रही थी। तो होते होते फिर मेरे पास जब कोई और ऑप्शन नहीं बचा, तो मैंने उनको रिहैब में दिया। वो रिहैब में देते ही उनकी मम्मी की तबीयत बहुत क्रिटिकल हो गई। तो 2 दिन के बाद मुझे उनको रिहैब से वापस निकालना पड़ा, क्योंकि अगर भगवान ना करे उनकी मम्मी को कुछ हो जाता तो वो जिंदगी भर की बात सुनने के लिए रह जाती। वो जैसे ही रिहैब से निकले तो उनको मेरे लिए इतनी रिजेंटमेंट हो गई थी कि तुमने मुझे रिहैब में डाला, अब मैं देखो मैं इस दुनिया को कैसे जलाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसा करूंगा कि तुम कभी कहीं जिंदगी में मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। मैं सारा कुछ जो मैंने बनाया है वो सब मैं तोड़ फोड़ के बर्बाद कर दूंगा। तो वो जो मैंने उनको रिहैब से निकाला, उनकी मदर आईसीयू में डेथ बेड पे थी, बट उनको उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इट वाज मतलब उनके लिए वो कुछ भी मैटर नहीं करता था। आप ये इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि उस समय मैं किस चौराहे पे खड़ी थी कि मैं क्या करूं। मैं हॉस्पिटल की तरफ जाऊं कि मैं इस आदमी को संभालूं, कि मैं ऑफिस जाऊं, कि मैं क्या करूं, कि मैं फाइनेंसेस अरेंज करूं। मैं किस तरह से हार गई थी, मैं खुद भी नहीं बता सकती हूँ कि मेरा वो जो टाइम निकला वो कैसे निकला, किस तरह से मैंने वो टाइम काटा। और इस बीच में मेरी बड़ी बेटी की तो शादी हो गई थी जैसे तैसे करके, बट हमारी 17 इयर्स के बाद हमारी और एक बेटी हुई थी, तो वो शी वॉज ऑल्सो वेरी यंग। हमारी दोनों बेटी में 17 इयर्स का डिफरेंस है। तो उस समय जब ये सब चल रहा था, तब मेरी छोटी बेटी वॉज हार्डली अबाउट 7-8 इयर्स ओल्ड, और उसकी नजर के सामने ये सारा कुछ होता था। सारा
इतना ये सब ड्रामा होता था, ये सब देख देख के उसके मन पे क्या बीतती होगी वो सोच के भी मैं बहुत घबरा जाती थी कि ये बच्चा क्या देख के बड़ा हो रहा है। तो आई एम श्योर मेरी और भी बहुत सारी बहनें होंगी, भाई होंगे जो अपने अल्कोहलिक्स की वजह से इन सब इन सब वाकयात से गुजरे होंगे या गुजर रहे होंगे। तो मेरी सबसे ये विनती है कि उम्मीद मत छोड़िएगा, अपने आप पे भरोसा रखिएगा, अपने ईश्वर पे भरोसा रखिएगा, क्योंकि हर आफ्टर एवरी डार्क टनल देयर इज लाइट, देयर इज अ रे ऑफ लाइट। तो यू कीप दैट फेथ इन गॉड। भगवान में भरोसा रखेंगे तो शायद मेरी तरह आपका भी कभी ना कभी ऊपर वाला सुनेगा, कभी ना कभी उसके कान में आपकी प्रार्थना जरूर जाएगी। भगवान में भरोसा रखिएगा, अपने आप पे भरोसा रखिएगा, जिंदगी जरूर अच्छी बनेगी। और करते करते फिर नेक्स्ट टाइम जब देखा कि नहीं कुछ नहीं हो रहा है, तो मेरी ननंद, मेरे अल्कोहलिक की 2 सिस्टर्स है, उनकी दोनों सिस्टर्स, उनके कजिन ब्रदर्स सब यहाँ पे थे मेरे साथ, क्योंकि उनकी मम्मी की तबीयत बहुत खराब थी, तो दे वर ऑल विथ मी। तो फिर सेकंड टाइम उन्होंने ही बोला कि नहीं, इसको हम घर पे नहीं रख सकते, इसे हमें भेजना पड़ेगा वापस। तो हमने उनको वापस रिहैब में भर्ती किया। और देखिए भगवान की करनी कि उनको रिहैब भेजने के बाद उनकी मम्मी की तबीयत वापस आस्ते आस्ते ठीक होने लग गई। सब कुछ एवरीथिंग स्टार्टेड फॉलिंग इनटू प्लेस। आस्ते आस्ते सब कुछ ठीक करते करते फिर 1-1.5 महीना के बाद उनके साथ जब मिलने की बात थी, उनकी तबीयत कुछ खराब हो गई थी रिहैब में, तो वहां से कुछ टेस्ट कराने के लिए उन्होंने बोला था। तो वहां हम टेस्ट कराने के लिए जब डॉक्टर को दिखाने के लिए उनको गए, तो वो आदमी रोने लग गया, मुझे बोलने लग गया कि मुझे यहाँ से निकालो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी कुछ गलत काम नहीं करूंगा। बट उस पे वो भरोसा कर पाना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था उस समय, क्योंकि उसको एक बार निकाल के मैंने देखा था कि मेरे साथ क्या हुआ। तो मैंने उसको फिर नहीं, मैंने और थोड़े दिन उनको वहीं रिहैब में रहने दिया। फिर दुर्गा पूजा का टाइम था, तो मैं उनको निकालने के लिए गई। तो उनके रिहैब में से मुझे बोला गया कि देखिए दुर्गा पूजा के टाइम में बहुत प्रॉब्लम्स होती है, सब और ज्यादा ये सब होता है, तो आप उनको और थोड़े दिन रहने दीजिए। तो मैंने फिर उनकी बात मान के उनको और 8-10 दिन रहने दिया। बट उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, तो मुझे प्लीज यहाँ से ले जाओ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे तुमको तकलीफ हो। फिर उसको दिवाली से पहले मैं रिहैब से वापस लेने गई। मैं लेने तो चली गई, बट मन में बहुत सारी शंकाएं, बहुत सारा डर, बहुत सारी तकलीफ लेके गई थी कि पता नहीं इस बार मैं उनको वहां से निकालूंगी तो मेरा क्या हशर होगा, वो मेरे साथ क्या करेंगे, फिर वापस वो पीने लग जाएंगे तो क्या होगा। ये सारा डर, ये सारी तकलीफ, ये सारा सारा सोचते सोचते मैं बहुत बहुत सारी बातें लेके मन में चली उसको लेने। आप नहीं मानेंगे, मैं इतनी डरी हुई थी कि मैं उनके फ्रेंड को अपने साथ लेके गई, क्योंकि मुझे उनसे खौफ था, उनसे दहशत थी कि अगर वो निकलेंगे और मुझे निकल के फिर मुझे मारना चालू कर देंगे तो मैं क्या करूंगी। जैसे तैसे करके उनके साथ बाहर निकली। निकलते संग जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। वो वहां से निकले, उनको मेरे लिए इतना गुस्सा था मन में। वो जब मेरे साथ गाड़ी में बैठे तो वो जोर जोर से गाड़ी का कांच शीशे पे हाथ पछाड़ने लग गए, बोले कि तुम चलो, मैं तुमको दिखाता हूँ कि तुमने मेरे साथ ये किया तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। अब मैं सबसे पहले कल कोर्ट जाके एक एफिडेविट बनाऊंगा कि मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, और तुम मेरे को आइंदा से कभी कोई रिहैब में या कहीं पे भेजने की हकदार नहीं हो। मैंने बोला ठीक है, चलो तुमको जो करना है करो, अभी शांत हो जाओ, तुम अभी घर चलो। जैसे तैसे करके उसको घर लेके गई। घर आने के बाद उसकी मानसिक स्थिति ऐसी थी कि मैं खुद अपने आप में डर रही थी कि मैं क्या करूं। मैंने सब कुछ अपनी पूरी जिंदगी होल्ड पे लगा दी। मैं 12-13 दिन तक मैं कहीं उसके पास से नहीं हिली, मैं ऑफिस नहीं गई। मैंने ऑफिस से लीव के लिए अप्लाई करके मैं घर पे रही उसके साथ। उसको भी इतना मन में खौफ हो गया था कि अगर मैं सो जाऊंगा तो कोई आके मुझे यहाँ से वापस रिहैब लेके चला जाएगा। तो पहले 12 दिन 13 दिन वो इंसान रात रात भर सोता नहीं था, इस डर से कि मुझे वापस कोई पकड़ के रिहैब ले जाएगा। बट इस दौरान उसने अपने आप से पूछा, उसने उसने वहां पे रिहैब में उसने मुझे कन्फेशन किया। उसने मुझे बोला कि मैं वहां पे जब था
तो मैं जब खिड़की से बाहर देखता था तो मुझे ऐसे लगता था कि मैंने अपने साथ क्या किया, मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। वो एक उसके उसके पास एक सेल्फ रियलाइजेशन का उसको एक मौका मिला था कि मैंने क्या जो किया वो मैंने क्या सही किया, मैंने जो क्या किया वो गलत किया। वो उसने वहां बैठे बैठे he utilized that time for introspection of his own self, and what he maybe realized somewhere within himself is that he was wrong all along। और उसकी प्रॉब्लम क्या थी शायद उसको वो समझ में आ गया। उसने वहां पे बिग बुक का थोड़ा अध्ययन किया था। आई वुड थैंक द पर्सन हु वाज हिज रूममेट जिसने उनको बिग बुक से इंट्रोड्यूस कराया। तो वो जब वापस आए तब उसने पहले कुछ दिन थोड़ा सा ही वॉज वेरी इमोशनली अपसेट। बहुत उन्होंने टेंट्रम्स थ्रो किए, मैंने उनके सारे मूड स्विंग्स को झेला, बहुत पेशेंटली उनके साथ मैंने काम किया। फिर आस्ते 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 ही स्टार्टेड सेटलिंग एंड ही स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग, ही स्टार्टेड रीडिंग द बिग बुक, ही स्टार्टेड कहीं से पता नहीं गॉड सेंट होता है, पता है व्हेन यू आर हेल्पिंग योरसेल्फ गॉड आल्सो शोज वेज ऑफ हेल्पिंग यू। कहीं से उसको कोई ऑनलाइन लिंक आई, उस समय फिजिकल मीटिंग नहीं होती थी बिकॉज ऑफ कोविड, तो उनको किसी ने कहीं से एक ऑनलाइन लिंक आई मीटिंग के लिए, तो उसने एक बारी मीटिंग ज्वाइन की। मीटिंग ज्वाइन करने के बाद उसने पहले बोला बस ये सब तो बेकार है, सब अपनी अपनी कहानी बोलते हैं, बट फिर उसने भी रियलाइज किया कि कुछ नहीं करने से कुछ करना तो बेटर है। उसने मीटिंग सुनना स्टार्ट किया, फिर उसने बिग बुक पढ़ना स्टार्ट किया, आस्ते आस्ते 12 स्टेप्स करना स्टार्ट किया, करते करते कुछ इंटरनेशनल ग्रुप्स में वो ज्वाइन थे, वहां पे उन्होंने मीटिंग करना स्टार्ट किया। आस्ते आस्ते करते करते उसने अपनी इन्वेंट्री लेनी स्टार्ट की। इन्वेंट्री लेने का मतलब वो जो उसने इन्वेंट्री लेनी स्टार्ट की उसके बाद से मैंने जो एक 360 डिग्री टर्न देखा उसके अंदर, वो आई डोंट थिंक इट वाज अ मिरेकल, it was actually a miracle, because what he started doing was he started writing what wrong he had done, and then he started understanding the reason behind that wrong and why he was doing it, and the moment he realized why he was doing it, what was his problem, उसी moment में there was a miracle in him, there was a change in him, there was a visible change। and पता है वो 14वें दिन पे उस इंसान ने मुझे कहा कि तुम कितने दिन घर पे मेरे लिए बैठोगी। अब मुझे ऐसे लगता है कि मैं उस रास्ते में वापस नहीं जाऊंगा। यू आर फ्री टू गो टू वर्क, तुम कुछ घंटों के लिए जाना स्टार्ट करो ऑफिस, क्योंकि अगर तुम्हारी नौकरी छूट गई तो अगर अभी हमारे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तुम बहुत डर डर के मैंने मन बनाया, मैं भी ऑफिस जाना मैंने चालू किया, और उसने पूरी तरीके से अपने आप को एए में बिग बुक में जोक दिया। उसने एक एक लाइन पढ़ी, उस लाइन का मतलब समझा, उसने अपने आप को पूछा कि मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, मेरी प्रॉब्लम क्या है, मैं किस वजह से इस लाइन पे जा रहा हूँ। और आस्ते 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 मैंने देखा कि उसमें एक बहुत सटल तरीके से आस्ते आस्ते उससे परिवर्तन आना चालू हुआ। उसे समझ में आने लग गया कि उसका मेन क्रक्स क्या था, क्यों वो इस रास्ते पे जा रहा था। और जैसे जैसे उसने अपने आप पे काम करना चालू किया, उसने दूसरों को हेल्प करना चालू किया, दूसरों से बात करनी चालू की, तो आज मैं उसमें एक ऐसा इंसान देखती हूँ जो शायद वो एज अ ह्यूमन बीइंग ही, देखिए इंसान तो कोई भी खराब नहीं होता है, इंसान तो हर इंसान जब ऊपर वाले के यहाँ से आता है तो हर इंसान एक जैसा ही होता है, बट परिस्थिति, उनकी मानसिक अवस्था उनको वैसा बना देती है। But the moment we are patient with them, the moment they are patient with themselves, and the moment we start believing in God, I think a lot of miracles happen in life. So, जो मैं जर्नी देख के आई हूँ, उस इंसान को मैंने अपनी शादी के 30-32 साल तक देखा, नहीं आज 5 साल से बाय गॉड ग्रेस ही इज सोबर, तो आई वुड से जो 28 साल मैंने उस इंसान को देखा, वी आर मैरिड फॉर 33 years नाउ, तो जो 28 साल तक मैंने उसको देखा और जो पिछले 5 साल में मैं उसमें परिवर्तन देख रही हूँ, इट इज इन इटसेल्फ इट इज अ मिरेकल। ये सिर्फ तब हो सकता है जब इंसान ईश्वर पे भरोसा करता है और खुद पे भी भरोसा करता है और खुद से प्यार करता है। तो मेरा सबसे कहना यही है कि आप उम्मीद ना छोड़े, आप अपने ईश्वर पे भरोसा करें, और आप अपने अपने यू keep trying and keep trying, keep going, just don't give up on your alcoholic, just
keep going. That is all I would like to say. Thank you. I would like to put you on, Mukesh, I would like you to take it over now. Thank you, Nishu. Thank you so much. Thank you for showing me my mirror once again. बस यही है दोस्तों, ये जो के की जो जर्नी है मेरी वाइफ ने मेरे मुंह से मेरी कहानी कह दी. Please introduce yourself, Mukesh bhai. थैंक यू. दोस्तों, मैं मुकेश एक शराबी हूँ. भगवान की असीम कृपा और इस सुंदर फेलोशिप की सहायता से आज के दिन में शराब से मुक्त हूँ. जो मेरी बीवी का दिखाया हुआ आईना आज वापस मैंने एक बार देखा, मुझे अपने सारे पुराने करतूत एकदम अपने हाथ के सामने बहते हुए नजर आ रहे हैं. तो मुकेश क्या था, क्या हुआ और आज कैसा है, यही तो ये प्रोग्राम है. अल्कोहलिक्स एनोनिमस इज अ फेलोशिप ऑफ पीपल हु शेयर देयर एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड होप. अगर जो हम मन से अगर जो माने ना, तो वो सब कुछ हो सकता है. लेकिन जब तक मैं अपनी बीमारी नहीं दूर करूंगा, तब तक मुझे कुछ नहीं मिलता. ये पूरा प्रोग्राम जो है ना, कहते हैं ना, when the spiritual malady is overcome, the same person doomed will straighten out mentally and physically. तो उसकी जो बीमारी है, आध्यात्मिक बीमारी का इलाज भी तो आध्यात्मिक ही होगा ना. आध्यात्मिक बीमारी का इलाज तो लिखना, पढ़ना, ये सब तो करना है, लेकिन सारी चीजों के ऊपर एक्शन, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया, जब तक ये रियलाइज नहीं होगा तब तक वो रियलाइजेशन बहुत बड़ी बात है. अगर जो मुझे वो सद्बुद्धि नहीं मिल रही है कि सही और गलत के बीच का मैं फर्क समझ पाऊं, तो मैं कितना भी प्रोग्राम कर लूं, वो मेरे लिए कहीं ना कहीं कमती पड़ जाता है. डॉक्टर भी अपने प्रेस्क्रिप्शन में यही सारी बातें लिख के गया कि उसका आध्यात्मिक दायरा पूरा होना चाहिए. जब तक उसे वो आध्यात्मिक अनुभूति नहीं होगी, तो वो इंसान कैसे चेंज होगा. इसे एक रियलाइजेशन होना चाहिए. वो रियलाइजेशन ही सबसे बड़ा मेन होता है. जैसे मेरी वाइफ ने कहा, मैंने भी अपनी शायरी में बहुत बार कहा है कि वो रिहैब में उस दिन जब मैं खड़ा हुआ था, तब मैंने सोचा कि यार मुकेश, बाहर में लोग घूम रहे हैं, तू यहाँ इस रिहैब में क्या कर रहा है. वो रियलाइजेशन मैं उस दिन और आज का दिन सोचता हूँ कि रियलाइजेशन मुझे पहले क्यों नहीं हुआ. मैं कभी सोचता हूँ कि मैं जिस दिन रिहैब गया था, मेरी वाइफ ने मुझे एक थप्पड़ मारा, मैं सोचता हूँ कोई वो थप्पड़ मुझे पहले क्यों नहीं लगा था. तो ये जिंदगी है. जिंदगी कब करवट लेती है, एक रियलाइजेशन आने के लिए कितना समय चाहिए. एक क्षण की बात होती है, एक क्षण की, सडनली. हम जब डॉक्टर बॉब के बारे में पढ़ते हैं किताब में, वही लिखा हुआ ना कि सडन, बिल डब्ल्यू की कहानी पढ़ते हैं तो वहां क्या बोल रहा है, एक सडन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस. मुझे वो नहीं हुआ होगा, लेकिन पता नहीं, कुछ ना कुछ तो उस दिन हुआ था जो मेरे में वो अचानक एक बदलाव आया. मुझे समझ में आया कि मुझे क्या करना है. मैं क्लास फेल हूँ, मुझे पता नहीं था कि बिग बुक में क्या लिखा और क्या पढ़ना है मुझे. मैं बस पढ़ रहा था, लेकिन पढ़ते 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 उसमें अपने आप को खोजते 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 मुझे एक मुकेश मिला जो मेरे साथ ही जन्मा था, और एक मुझे ऐसा मुकेश मिला था जो मुकेश के साथ ही जन्मा. एक मुकेश के अंदर का शैतान, एक मुकेश के अंदर का भगवान. मुकेश अपने शैतान के संग जी रहा था 28 सालों तक. अब मुकेश कोशिश करता कि अपने भगवान के संग जिए अपनी सारी जिंदगी. ये प्रोग्राम मुझे मेरा आईना देखने के लिए बोलता है कि मैंने क्या किया था. ये सोच का प्रोग्राम तो है नहीं, करना पड़ेगा.
मैंने जो गलतियां की है उसके ऊपर मुझे प्रायश्चित करना पड़ेगा। पश्चाताप करूंगा तभी प्रायश्चित कर पाऊंगा। मैं सॉरी नहीं बोलूंगा तो आगे कैसे बढ़ूंगा? हाउ कैन आई लुक द वर्ल्ड इन द आई? मैं दुनिया के आंख से आंख मिला के कैसे देखूंगा? आंख से आंख मिलाने के लिए तो मेरे पास कुछ न कुछ होना चाहिए ना। मेरी सच्चाई मेरे साथ होनी चाहिए, मेरा पश्चाताप मेरे पास होना चाहिए। मैं ऐसे ही मुंह उठा के किसी के पास चले जाऊंगा, आई एम सॉरी, क्या वो तो मेरे को सॉरी बोलूंगा तो वो मेरे को ना थोड़ी बोलना, ठीक है भाई। लेकिन जब वो दिल से निकली हुई बात होती है ना, उसका मजा ही कुछ और होता है। उसका कुछ मजा ही और होता है कि सामने वाले को लगना चाहिए कि यार ये मन से कुछ बता रहा है। जब हम मन से कुछ कहते हैं ना तो बात संग संग ट्रांसमिट होती है। यही है, किताब में यही लिखा हुआ कि मन से क्या हुआ काम वो रंग लाएगा। मैं कितना भी लिख लूं, कितना भी पढ़ लूं, मैं अगर जो लिख लिया कि मैंने किसी को कुछ बोला है, कुछ गाली दी है, कुछ गलत काम किया है, तो ये क्या मैंने लिखा, लेकिन मेरा भाव क्या है लिखने का? क्या मैं वाकई में ठीक होना चाहता हूँ, न मैं दिखावे के लिए लिखना चाहता हूँ? ये भाव आस्ते आस्ते मेरे में चेंज लाया। मैं भी जब प्रोग्राम में आया था, मैं शुरू शुरू में यही सोच रहा था कि मैंने सारा प्रोग्राम कर लिया है, लेकिन आस्ते आस्ते पता चला कि ना, अभी भी मेरे में कुछ चीजें अभी बाकी है। जैसे प्रोग्राम में कहते हैं ह्यूमिलिटी इज द की, वो ह्यूमिलिटी मेरे में नहीं आई थी। वो ह्यूमिलिटी कोसों दूर थी। मैं प्रोग्राम में आ गया था लेकिन वो ह्यूमिलिटी काफी दूर थी। आज भी नहीं कहूंगा, मेरी वाइफ भी है, आज भी मैं गुस्सा होता हूँ, आज भी मेरे को गुस्सा आता है, आज भी मेरे को रिजेंटमेंट्स होती है, आज भी मेरे को सारी चीजें होती है, लेकिन वो सारी चीजों को पकड़ के नहीं बैठ जाता। संग संग उसे वापस इन्वेंट्री करता हूँ। अरे क्या मैं जो कर रहा हूँ ये सही कर रहा हूँ? अगर जो नहीं कर रहा हूँ तो मुझे क्या करना? मुझे उस बात को चेंज करना और अपनी वाइफ के साथ उसे दूसरी तरह से बात करनी। अरे चलो हटाओ, इस बात को छोड़ो। ये चेंज जो पहले एक चीज में मैं अटक जाता था कि ऐसा तो ऐसा ही, आज वो नहीं कर रहा। आज कम से कम उसमें एक बदलाव है, एक ठहराव है कि मुझे लगता है कि नहीं, ये जो मैं कर रहा हूँ, ये जो गुस्सा जो मुझे आ रहा है, वो कुछ ना कुछ मेरी गलती है। आज ये बिग बुक की हर एक चीज मुझे मेरा रिफ्लेक्शन दिखाती है। मैं बिग बुक का लिटरेचर का अध्ययन मैं रोज पढ़ता था, रोज। पता नहीं भगवान ने कैसे ऐसी हिम्मत दी, रोज 1 घंटा 15 मिनट रोज अपना लिटरेचर पढ़ना ही पढ़ना, उसे एक रेगुलर हैबिट बनाना। अभी मैं करीब 2.5-3 महीने से कलकत्ता आया हूँ। अभी 2-2.5 महीने से मेरा लिटरेचर पे ज्यादा ध्यान नहीं जा रहा, लेकिन मैं दोपहर को किसी न किसी भाई के संग स्टेप वॉक कराने के चक्कर में लगा रहता हूँ। भाई किताब पढ़, अंदर की बीमारी खोज। मेरा काम है उसका आध्यात्मिक दायरा बढ़ाना। शराब क्यों पिया? उन्होंने किताब में लिखा कॉजेज एंड कंडीशन, कॉजेज एंड कंडीशन। तो कॉज एंड कंडीशन नहीं पता होगा तो मुझे प्रॉब्लम होगी। आज मुझे गुस्सा आया तो क्यों आया? अगर जो मुझे पता है कि मुझे गुस्सा क्यों आया, तब तो मैं उसका हल निकाल पाऊंगा ना। मुझे किसी पे ऊपर रिजेंटमेंट आई, मुझे अगर जो उसका क्यों, वाई पता होगा तो हाउ मिलेगा ना कि अब मैं इससे कैसे निकलूं। आज भी नहीं कहूंगा कि मैंने प्रोग्राम कर लिया है तो मैं एक बहुत सुलझा हुआ इंसान हूँ। मेरा जन्म ही एक अनमैनेजेबल टाइप का हुआ है। मेरी सोच मुझे बार बार अनमैनेजेबल कर देती है। उसी सोच को मुझे मैनेजेबल करने के लिए ये प्रोग्राम जिंदगी भर करना। क्या मैं आज मैनेजेबल हूँ? क्या मैं ये जो चीज सोच रहा हूँ, क्या ये मैनेजेबल चीज है? क्या मैं इस चीज को कर पाऊंगा? मैं आज ऐसे कोई प्रोजेक्ट सर पे नहीं लेता हूँ जो मैं कर नहीं पाऊंगा। मैं उतनी
चीज का लेता हूँ ओनर जो मैं कर पाऊंगा। क्योंकि मेरा एक शराबी का प्रॉब्लम ही क्या है ना, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। उसे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने का बहुत शौक रहता है। मैं सब जानता हूँ, मैं सब करता हूँ, मैंने सब कुछ कर लिया, यही मेरा प्रॉब्लम है। मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट इंसान हूँ कि मैं सब कुछ कर लूंगा, मैं सब कुछ कर लूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं अटक जाता है। जैसे वो काम देखता हूँ कि ये नहीं हो रहा है ना, फिर मैं उस चीज को छोड़ के तो छोड़ो यार, क्योंकि मेरे को बचपन से ही प्रैक्टिस ही मैंने ऐसे की है। जैसे प्रोग्राम ने कहा आधे आधे प्रयासों से हमें कुछ नहीं, मेरा बचपन से प्रैक्टिस ही यही रहा था। आधे अधूरे काम करके मैं छोड़ देता था। काम आया, पैसे आए, सडनली मेरा दिमाग चेंज। सडनली जब तक पैसे जेब में रहेंगे, मुकेश की हर चीज उसके हिसाब से होनी चाहिए। अभी रॉयल की बिरयानी खानी है, अभी वो गाड़ी खरीदनी है, अभी वो गाड़ी खरीदनी है। 1 लाख रुपया जेब में आया, डाउन पेमेंट दे दे, देख लो पेमेंट तो आ रहा है, बस डाउन पेमेंट दे दो, गाड़ी ले लेता हूँ, फिर ईएमआई देता रहूंगा, हर महीने आते रहेंगे। अरे यही तो मेरी प्रॉब्लम है। मेरे पास जो नहीं है उसे भी मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ, आज ये नहीं करता हूँ, आज देखता हूँ कि ये नहीं कर पाऊंगा। नहीं बाबा, मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। आज भगवान की दिया हुआ बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। नौकरी नहीं है, इनकम स्टेबल नहीं है, लेकिन भगवान का दिया हुआ क्रेडिट कार्ड बहुत है, भगवान का दिया हुआ बैंक के लोन्स के ऑफर बहुत है, काम भी बहुत आता है। लेकिन हड़बड़ करके कुछ इन्वेस्ट करके कोई काम ऐसा नहीं कर ले रहा हूं कि वो काम आज इन्वेस्ट कर दूं और कल मैं वो नहीं चला पाऊंगा, तो एक शराबी कहाँ जाएगा। आज मान लीजिए कि मैं कोई रिस्क लेके एक बड़ा काम कर लेता हूँ, तो मेरे पास उस रिस्क के आगे निकलने का रास्ता क्या है? वो रास्ता नहीं है मेरे पास, तो मुझे वो रिस्क नहीं लेनी चाहिए, तो मैं नहीं लेता हूँ। कम है ना, कम में चला लूंगा। ये पहले मैं नहीं कर पाता था, ये पहले मैं नहीं कर पाता था। झूठ मूठ के रिस्क, अरे काम दिख रहा ना ले लो, अरे भाई 5 लाख का काम है मुकेश, ले लो ना, देखा जाएगा। अब वो 5 लाख का काम सेटल नहीं कर पाया, अब वो 5 लाख का नुकसान कौन भरेगा? मुकेश को ही भरना पड़ेगा, कोई और थोड़ी आएगा। इसलिए आज रिस्क नहीं लेता हूँ, जितनी मेरी कैपेसिटी उतना ही रिस्क लेता हूँ। जहां भी मैं मेरी कैपेसिटी के बाहर भागूंगा ना, मुझे पछताना ही पड़ेगा। आज वो सारी चीजें नहीं करता, मैं जो चीज नहीं कर पाऊंगा उस चीज के पीछे नहीं भागता हूँ। देखता हूँ भाई, संभल के रह, संभल के रह, संभल के रह, बैलेंस में रह। जो मुझे बैलेंस आता ही नहीं था, मेरी जिंदगी में बैलेंस नाम की चीज ही नहीं थी। आज वो दिन देखने को मिलता है जो पहले कभी पैसे रह करके नहीं मिलता है। आज पैसे नहीं है, ये नहीं कहूंगा मेरे पास बहुत पैसे, खाना पीना चल जाता है, मेरी वाइफ कमाती है, मेरे पास कुछ स्टेबल जॉब नहीं है, मेरे पास कुछ स्टेबल इनकम नहीं है। मैं जितने देर बेंगलोर में था एक स्टेबल इनकम थी, कर रहा था। अभी यहाँ आया हूँ कैलकाटा, यहाँ पे आके मैंने कोई जॉब नहीं लिया, मेरा अपना बिजनेस है, उसके बारे में वापस लोगों को बोल रहा हूँ। छोटे छोटे ऑर्डर आ रहे हैं, कुछ कुछ पैसे आते हैं, उसी में चला रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ज्यादा बाहर नहीं जाता हूँ, चुपचाप घर में बैठा रहता हूँ। क्योंकि मेरे जैसा ऑलकोहलिक क्या होता है ना, कि वो जब बाहर जाता है ना और जब 4 लोगों को देखता, अरे ऐसी गाड़ी चाहिए, अरे ऐसा बिजनेस चाहिए। जब था तब तो मैंने संभाला नहीं, अब दूसरे को बिजनेस को देख के चलूंगा तो भी तो मेरा गाड़ी आकर के वहीं अटक गया ना। विजडम टू नो द डिफरेंस। जब था तूने संभाला नहीं, अब मैं भगवान से यही प्रार्थना करूं, शायद किसी दिन कुछ होगा, जब होगा तब करूंगा, उसके पहले नहीं। आज अपने आप को बैलेंस्ड रखता हूँ। काम नहीं होता ना तो वाकई में किसी न किसी भाई के संग फोन करके 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा उसके संग बैठ जाता हूँ। भाई तेरी ये बीमारी है, देख ऐसे करके काम कर। चल दोनों जन भाई मिल करके बिग बुक पढ़ते हैं, देख क्या लिखा है,
देख डॉक्टर क्या बता रहा है, देख बिल डब्ल्यू अपनी कहानी में क्या क्या बता रहा है। पढ़ाता हूं उसको और समझाता हूं, जो मैंने समझा वही समझाता हूं, जो मैंने समझा वही उसको समझाने की कोशिश करता हूं। मेरे पास अगर जो पावर होती तो मैं किसी को भी ठीक कर पाता ना। मेरे पास वो पावर नहीं, लेकिन मैं वो करने की कोशिश करता हूँ जो मुझे कहा गया, जो प्रेस्क्रिप्शन मुझे डॉक्टर ने दिया, मैं वो करने की कोशिश करता हूँ। मुझे बिग बुक में जो प्रेस्क्रिप्शन मिला कि तू ऐसा ऐसा काम कर, मैं वैसा वैसा काम करने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास वो पावर नहीं है। नो ह्यूमन पावर कुड हैव डिलीवर्ड माय अल्कोहल। ये मेरे लिए नहीं, ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो इस प्रोग्राम में आया है। उस हर एक व्यक्ति के लिए है कि मुझे अपना वो आध्यात्मिक दायरा बढ़ाना ही पड़ेगा। अगर जो मैं अपना आध्यात्मिक दायरा बढ़ाऊंगा नहीं तो मैं इस बीमारी से लड़ नहीं पाऊंगा। ये बीमारी बहुत कनिंग, बैफलिंग, पावरफुल है। ये बीमारी शराब नहीं। शराब तो अभी भी सुबह सुबह दुकान पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सुबह सुबह पार्टी में बैठ गए। आज संडे है, कितने लोग हैं मेरे फ्रेंड आज भी हैं जो संडे संडे हर संडे अच्छी रेस्टोरेंट में हम लोग मिलते थे, रोज सुबह जाके 2 ड्रिंक 3 ड्रिंक हम लोग पीते थे एक साथ में। लेकिन उनका आदत क्या था, वो 2 या 3 ड्रिंक पीते थे फिर घर चले जाते थे। लेकिन मैं कैसा इंसान हूं, मैं 2-3 के बाद तो रुक ही नहीं पाता हूँ। सडनली मेरे माइंड में कुछ ऑब्सेशन आता है, यार 2 से मेरा क्या होगा। तो मुझे क्या पसंद है, आई लाइक द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द अल्कोहल, आई डोंट लाइक अल्कोहल। वो एक थोड़ा सा अपना माइंड ऑल्ट्रेशन के लिए पीता है, एक नॉर्मल इंसान अपना माइंड ऑल्टर करता है, अपने आप में सुकून फील करता है और चुपचाप घर चले जाता है, वाइफ के संग खाना खाता है, बच्चों के संग पिक्चर देखता है। लेकिन मैं वैसा नहीं, यही मेरी प्रॉब्लम है। मैं ऐसा कर नहीं सकता हूँ, मैं सुकून से कहीं 10 मिनट बैठ नहीं सकता हूँ। मैं इतना प्रोग्राम करने के बाद भी मैं सुकून से नहीं बैठ सकता हूँ। इसी के लिए उन्होंने बोला जब भी तुमको ज्यादा प्रॉब्लम होता है तुम वापस किसी शराबी को हेल्प करने के लिए लग जाओ। तो मैं वही करता हूँ। मैं आज भी बहुत सुकून से नहीं रहता हूँ। जैसे ही मेरे को कोई डिस्टरबेंस आती है तो मैं बिग बुक खोलता हूँ, मैं किसी लिटरेचर को लेता हूँ, किसी चीज को पढ़ता हूँ। हर एक लिटरेचर, मैंने ऐसा कोई एक का लिटरेचर नहीं है जो मैंने पढ़ा नहीं। मैंने हर चीज पढ़ी, हर एक चीज को लाइन बाय लाइन क्या लिख रहा है, क्यों लिख रहा है, किस वजह से लिख रहा है। मैंने अपने लिए जो बिग बुक बनाई, मेरे को जब भी टाइम मिलता ना मैं उस बिग बुक को लेता हूँ, उसे ऑल्टर करता हूँ, उसे रीमार्क करता हूँ, उसका कलर चेंज करता हूँ, उसकी हाइलाइट्स बनाता हूँ। मेरा उस टाइम वो इतना मजा आता है। मेरे पास, मेरे को जब भी टाइम मिलता है, मैं किसी के संग भी काम करता हूँ, मेरे पास बिग बुक का वर्जन है पीडीएफ को, उसको उस भाई को बोलता हूँ चल भाई तू इस लैंग्वेज की मेरे संग पढ़, यहाँ पे पढ़। क्योंकि मैं उसे जब पेज बाय पेज बताता हूँ तो मैं वो जब भी पढ़ता तो मैं उसको बोल पाता हूँ, देख इस लाइन का मतलब ये है, क्या तूने ये काम किया क्या। अगर जो तूने नहीं किया तो काम नहीं हुआ ना। मस्ट, हमारे बिग बुक में कितने सारे मस्ट है, वो मस्ट मुझे पढ़ने पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे। अगर जो मैं पढ़ के ही निकल जाऊंगा तो नहीं होगा ना। मुझे वो मस्ट क्यों दिया गया होगा, क्यों दिया गया होगा। बट हमेशा हमारे बिग बुक में पढ़ते हैं बट व्हेन, ये बट एंड व्हेन जब आता है ना बिग बुक में मुझे डर लगता है। परंतु जब बिग बुक कोई लाइन पढ़ता हूँ ना, परंतु ऐसा तब होगा जब आप वो काम करेंगे। क्या मैंने वो परंतु ये काम मैंने किया कि नहीं किया। परंतु ये समझ लेने से तो होगा नहीं ना, उसके ऊपर में एक्शन करना होगा। वो
हर एक चीज कुछ ना कुछ मायने है। बिग बुक का हर एक पैराग्राफ मुझे उसमें उसका समाधान भी मिलेगा, उसका प्रश्न भी वहीं पे छुपा हुआ है। उस चीज का प्रश्न, उसका समाधान वहीं पे है। मैं चैप्टर 5 हाउ इट वर्क्स पढ़ूंगा, वहां क्या बोल रहे, रेयरली हैव वी सीन अ पर्सन हु हैज थॉरोली फॉलोड। क्या मुकेश तूने थॉरोली फॉलो किया? अगर जो थॉरोली फॉलो नहीं किया तो काम थॉरोली होगा नहीं। रिजल्ट मुझे थॉरोली मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। वही मेरा प्रश्न भी है, वही मेरा आंसर भी है। वो बिग बुक एक ऐसी किताब है, मैं बहुत आभारी हूं मेरे अल्कोहलिज्म का कि भगवान ने मुझे को मारा और आज एक नए मुकेश ने जन्म दिया। सैन फ्रांसिस की प्रेयर कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी इंपॉर्टेंट है। उसे रोज पढ़ना है, रोज पढ़ना है। मुझे मेरे इस डेली लिटरेचर रीडिंग, ये हमारी जितनी प्रार्थनाएं हैं, मैं रोज पढ़ता हूँ। ये आज 5 साल से पढ़ते 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 तब जाके मुझे आस्ते 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 अपनी बीमारियां नजर आई कि क्या मैंने ये काम किया है। पहले कदम की प्रार्थना कितनी सिंपल है, कितनी सिंपल है, लेकिन उसमें कितना बड़ा सार छुपा हुआ। लिखता क्या है, गॉड क्रिएटिव इंटेलिजेंस, यूनिवर्सल माइंड। तो मुकेश का क्या यूनिवर्सल माइंड नहीं है? स्पिरिट ऑफ नेचर और स्पिरिट ऑफ द यूनिवर्स। माई नेम इज डैश डैश डैश, माई नेम इज मुकेश एंड आई एम अ रियल एल्कोहलिक डैश डैश डैश। तो वो डैश 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 क्या है? माई नेम इज मुकेश तो हो गया, एंड आई एम अ रियल एल्कोहलिक डैश डैश डैश। वहां मैंने अपने उस डैश डैश को फुल अप किया है, एंड आई एम अ रियल एल्कोहलिक फुल ऑफ कैरेक्टर डिफेक्ट्स एंड शॉर्टकमिंग, एंड आई नीड योर हेल्प टुडे राइट नाउ। भगवान मुझे आज हेल्प करो। मैं रोज जब ये पहले कदम की प्रार्थना पढ़ता हूँ तब मुझे याद आता है कि मुकेश, तूने सवेरे ये प्रार्थना पढ़ी कि यू आर फुल ऑफ कैरेक्टर डिफेक्ट्स एंड शॉर्टकमिंग एंड यू नीड द हेल्प ऑफ द गॉड। तो वो गॉड कौन सा जिसकी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की? मेरे अंदर का भगवान और मेरे अंदर का शैतान। मेरे अंदर का शैतान ना मुझे बोलता है ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर। फिर मुझे याद बना, नहीं यार मुकेश ये तो ठीक नहीं। आज मेरी वाइफ की तरफ से मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं। वो रोज मुझे बोलती है आप आराम से घर में बैठिए, अपना रोजी रोटी चल रहा है, खाना पीना चल रहा है, लेकिन आज मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं रोज सोचता हूँ कुछ ना कुछ करूंगा, कुछ ना कुछ करूंगा, कुछ ना कुछ करूंगा, लेकिन उस कुछ ना कुछ करने के चक्कर में मैं उत्तेजित होकर के कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेना चाहता कि जिससे मैं लॉस में आ जाऊं और फिर मैं परेशान हो जाऊं। उसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी काम नहीं करता हूँ, तो कुछ ना कुछ करते रहता हूँ। और जब कुछ नहीं होता, बिग बुक को लेके बैठ जाता हूँ, किसी न किसी भाई के संग बात करता हूँ, लिटरेचर पढ़ता हूँ, किसी को समझाने की कोशिश करता हूँ। भगवान के दया से बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जिनके संग मैं जुड़ा हुआ हूँ। मुझे आज वो सोबर है। मैं तो समझता हूँ मैं उनकी मदद नहीं कर रहा, वो मेरी मदद कर रहा, कि वो मुझे टाइम देते हैं अपना, वो मेन टाइम मेरे संग प्रोग्राम समझना चाहते हैं। तो मैं उनकी जब मदद करता हूँ तो अल्टीमेटली वो मेरी मदद करते हैं। ये प्रोग्राम ये इसी तरह से उन्होंने मुझे बताया है, इसी तरह से उन्होंने मुझे बताया। मुझे बिग बुक में हर चीज का एक ऑपोजिट मिलता है, हर चीज का एक ऑपोजिट मिलता है। पेज नंबर 52 में मुझे
मेरे बेडिविलमेंट में। वी वर हैविंग ट्रबल विथ पर्सनल रिलेशनशिप्स। प्रॉमिस में मुझे क्या मिलता? वी विल लूज इंटरेस्ट इन सेल्फिश थिंग्स एंड गेन इंटरेस्ट इन आवर फेलोज। सेल्फ सीकिंग विल स्लिप अवे। तो अगर जो मुझे ये पेज नंबर 52 का बेडिविलमेंट पे काम नहीं करूंगा तो क्या मुझे प्रॉमिस का काम होगा? पेज नंबर 52 की सेकंड बेडिविलमेंट हुई, वी कुडंट कंट्रोल आवर इमोशनल नेचर। मैं प्रॉमिस में आता हूं तो मुझे बोलता वी विल कॉम्प्रीहेंड द वर्ड सेरेनिटी एंड वी विल नो पीस। लो, हर चीज का मेरे को एक प्रॉमिस दे रहा, तो इसके ऊपर काम नहीं करूंगा तो प्रॉमिस मुझे पढ़ने से थोड़ी मिलेगी, करने से मिलेगी ना। ये जो मेरी प्रॉब्लम है, वी कुडंट कंट्रोल आवर इमोशनल नेचर। गुस्सा तो मैं आज भी होता, अभी मैंने अपनी थोड़ी देर पहले शेयरिंग बताई कि मैं आज भी गुस्सा होता हूं, मेरा इमोशनल नेचर ऐसा ही है। लेकिन जैसे ही मैं उसके ऊपर एक वाई लाता हूं तो मुझे उसका आंसर मिलता है, हाउ मैं अपने इमोशनल नेचर से कैसे बाहर निकलूं। मुझे बेडियल में वी वर प्रे टू मिजरी एंड डिप्रेशन, मेरे को प्रॉमिस में बोलते हैं आवर होल एटीट्यूड एंड आउटलुक ऑन लाइफ विल चेंज। कैसे चेंज होगा? अगर जो मुझे वाई नहीं पता चलेगा, वाई इज माई लाइफ प्रे टू मिजरी एंड डिप्रेशन, मुझे तो मिजरी एंड डिप्रेशन का कारण नहीं पता होगा, तो मैं उसे चेंज करके आवर होल एटीट्यूड एंड आउटलुक अपॉन लाइफ विल चेंज, ये कैसे काम करूंगा? मुझे वो वाई पता होना चाहिए। हमारे सुधीर जी हमेशा ये बात, मैंने उनको हमेशा देखा है, इफ द वाई, इफ आई डोंट नो वाई, हाउ कैन नॉट बी आंसर्ड। वो बात दिमाग में बैठा के रखी कि वाई नहीं पता होगा तो हाउ कैसे ठीक करूंगा। मेरे को कोई भाई बोलता कि मुकेश भाई शराब पी, क्यों पी? क्या हुआ था? तूने ऐसा क्या काम किया कि तूने शराब पी? तूने दूध क्यों नहीं पिया? तेरे को ऐसा क्या काम करना था जिसके वजह से तुझे शराब पीनी पड़ी? और शराब पी तो नॉर्मल इंसान की तरह क्यों नहीं? शराब ऐसे क्यों पी कि तेरे को उसका इफेक्ट अच्छा लगे? क्यों इसे दवा की तरह नहीं पी? बहुत सारे डॉक्टर हैं बोलते हैं ना, बहुत सारे डॉक्टर हैं बोलते हैं एक पैक पियो दवा का काम करेगी, लेकिन मैं उसे दवा की तरह यूज ही नहीं करना जानता हूं ना। मैं तो उस इफेक्ट के लिए पी रहा हूं। आई लाइक द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द अल्कोहल। हर एक लाइन बिग बुक की मेरे जैसे अल्कोहलिक के लिए बहुत मायने है। ये इंसान मुकेश जो शराब पी करके वो गाना सुनता था, नशा शराब में होता तो नास्तिक होता है, आज ये सोचता है अरे यार तब ये गाना सुनता था, आज क्यों समझ में आ रही है, जब पीता था समझ में ही नहीं आता था कि मैं क्या सुनता। बाइबल में मेरे को बताते वी वर फुल ऑफ फियर। बाइबल में मेरे को बताता मुकेश यू वर फुल ऑफ फियर। प्रॉमिस में मेरे को बोलता वी विल इंटेलिजेंट हाउ टू हैंडल सिचुएशन वी चूज टू बैफल अस। तो आज मेरी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो मुझे बैफल कर देती हैं। आज मैं शराब नहीं पीता हूं, आज मैं वो वाई को खोजता हूं कि वाई ये परिस्थिति मुझे क्यों बौखला रही है। अगर जो मैं बौखलाहट में रह जाऊंगा तो शराबी तो बेचारा शराबी पिएगा ना। आज मेरी औकात नहीं है, मैं औकात से बढ़ करके काम करने जाऊंगा, 5 रुपए जेब में है और 5,000 का काम लेने जाऊंगा, कहीं भगवान की दया से अगर जो मैं वो काम ढंग से नहीं सेट कर पाया तो मेरी क्या कैपेसिटी है कि मैं 5,000 का वो नुकसान भर पाऊंगा? अगर जो मेरे पास नहीं है तो मुझे वो रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो मैं आज वही करता हूं,
जो मेरे कैपेसिटी में है, मेरे कैपेसिटी के बाहर में चलने की कोशिश ही नहीं करता। मेरा दायरा मैं जानता हूं कि बस मेरा दायरा इतना ही है, मैं उस दायरे में रहना सीख लिया। किसी को देख के जलो मत, कौन क्या गाड़ी लेके आया वो देखो मत, वो उसकी गाड़ी है, तेरी तो गाड़ी में बैठा है ना, तेरे पास अपना स्कूटर है ना। दुनिया में ऐसे लोग हैं जो 25 लाख की स्कूटर चलाते हैं, बाइक चलाते हैं। मेरे पास स्कूटर है, मुझे जहां जाना है वो मुझे पहुंचाता है। ये डिफरेंस जो ए ने मुझे दिया, जो इस किताब ने मुझे दिया, ये गिफ्ट है। और इस गिफ्ट का कोई वैल्यू, कोई रेट नहीं है, ये अमूल्य है। ये जो ए ने मुझे दिया है, ये इसका कोई वैल्यू नहीं है। इसकी फीस मैं पे कर चुका हूँ। मेरे पिताजी मेरे लिए करोड़ों रुपया रख के गए थे, करोड़ों रुपया रख के गए थे। मैं आज भी किसी को बोलता हूँ, मैं 92 में 50,000 रुपया पर डे खर्चा करता था। 92 में जब फादर गुजरे थे तब। आज उस 50,000 की क्या वैल्यू है, क्या वैल्यू है? आज नहीं, आज कंटेंट लाइफ जी रहा हूं। ठीक है, उसने अपने लिए काम किया, अपने लिए पैसे बचाए, उसका हक बनता है वो ही काम करेगा। मेरे पास नहीं, मैं अपने आप में खुश रहना जानता हूँ। क्या एक गरीब आदमी रिक्शा चलाने वाला खुश नहीं रहा? क्या एक कूली जो स्टेशन पे माथा ढोता है, क्या वो खुश नहीं है? क्या एक गरीब आदमी अपने बच्चों की शादी नहीं करता? क्या एक गरीब आदमी का इलाज नहीं होता? मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए प्रोग्राम कह रहा है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए कह रहा है। तो मुझे अपने कंफर्ट जोन के बाहर आना ही पड़ेगा, चाहे कैसे भी करके। आज मेरी वाइफ रोज मुझे घी की रोटी खिलाएगी, रोज। खाने की तो मेरी आदत पड़ जाएगी, लेकिन क्या कल मेरी परिस्थिति नहीं होगी तो क्या मैं सूखी रोटी खा पाऊंगा? यही ये समझ कि मेरे पास जो अभी आ गया वो खाना है, मुझे ये खाना है। मैं हमेशा ये देखता हूँ बीमारी, आज भी ये बीमारी मेरे अंदर अभी भी थोड़ी थोड़ी है। आज ये खाना, आज वो खाना, इससे मुझे बाहर निकलना। जब मैं इससे बाहर निकल जाऊंगा ना, तब मुझे लगेगा कि नहीं, मैं किसी भी परिस्थिति को एक्सेप्ट करने के काबिल मुझे बनना है। मुझे परिस्थितियों को नहीं चेंज करना, मुझे परिस्थिति को एक्सेप्ट करना है। जैसी है वैसी, तकलीफ आएगी, तकलीफ आएगी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत रास्ते पे निकल जाऊं। मैं सडनली वहां से आया, मेरी परिस्थिति बहुत टाइट थी, माता जी हॉस्पिटल में भर्ती थी। वो दिन था और ये दिन था। मैं रिहैब में था, मेरी वाइफ ने बताया ना कि रिहैब में मैं शराब पीने के लिए पैसे जुगाड़ कर पा रहा था, लेकिन माता जी के हॉस्पिटल में देने के लिए मैं पैसे जुगाड़ नहीं कर पा रहा। मैंने अपनी दोनों बहनों को फोन करके बोला, मेरे 2 कजिन भाई लोग को फोन करके बोला, जिनको मेरी माता जी ने परवरिश की थी। मैंने उनको फोन करके बोला कि मम्मी का तबीयत खराब है, तुम लोग को आना है। मेरी सिस्टर को फोन करके बोला कि तुम लोग को आना है। सोचिए कैसी मेरी परिस्थिति थी कि मेरे पास शराब पीने के लिए पैसा है, मम्मी का हॉस्पिटल में देने के लिए पैसा नहीं है। मैं कजिन्स को और मेरी सिस्टर को फोन करके बुलाता हूँ लॉकडाउन के टाइम। और यही सिचुएशन हमने अभी देखी, अभी देखी। मैं बैंगलोर से आया, मेरी माताजी हॉस्पिटल में थी। मैंने और मेरी वाइफ ने मिल करके पूरा पैसा क्रेडिट कार्ड से भरा।
पूरा पैसा क्रेडिट कार्ड से भरा, न मेरे पास बैंक बैलेंस, न मेरे पास घर में जमा किए हुए पैसे। मैं आया, मेरी वाइफ से बात की, मैं हॉस्पिटल गया, डॉक्टर से बात की, डॉक्टर से बात किया, डॉक्टर से बात करके मैंने उसके पास सरेंडर किया। डॉक्टर को मैंने सीधा बोला, डॉक्टर साहब आप जो करें जरा संभाल के कीजिएगा, मेरे पास घर में बहुत बड़ा बैंक बैलेंस नहीं है, मेरे घर में कैश पैसे नहीं पड़े हों कि आप लिखते जाएंगे और मैं करता जाऊंगा, ध्यान से करके दीजिए। आप देख लीजिए मैंने जो भी बिल भरा है क्रेडिट कार्ड से भरा है, ऐसा मत कीजिएगा कि मैं तकलीफ में आऊं। मैंने सीधा डॉक्टर के पास में सरेंडर किया। जो हॉस्पिटल वाला मुझे कुछ डिस्काउंट नहीं दे रहा था, उसने मेडिसिन के ऊपर में मुझे 40% डिस्काउंट करके दिया, 40% डिस्काउंट करके दिया। मैंने ना उसको भीख मांगी, ना उसको कुछ बोला, मैंने अपनी सही कहानी उसके पास बताई। मैंने मेरी वाइफ को कहा चलो ना थोड़ा दिन और कष्ट में जी लेंगे, क्या फर्क पड़ा। वो दिन था और उस टाइम में मैंने मेरे रिलेटिव्स लोग को बुलाया, और इस बार भी मेरे रिलेटिव्स आए और मेरे को ऑफर किया कि मुकेश कुछ, बोले नहीं, अगर जो जरूरत पड़ेगी तो मैं मांगूंगा। ये गिफ्ट मुझे किसने दिया? इस वे ऑफ लाइफ ने दिया। आज तकलीफ है, मेरा जो भी भाड़ा आता है मैं मेरी वाइफ को दे देता हूँ, EMI भर देता हूँ। 4 दिन कॉम्प्रोमाइज करके जी लेंगे तो जिंदगी वापस ठीक हो जाएगी, वापस ठीक हो जाएगी। न मैं पैसा लेके आया था, न पैसा लेके जाऊंगा। मेरे पिताजी मेरे लिए बहुत पैसा रख के गए थे, मैं संभाल नहीं पाया। ये कर्म का चक्कर चलता रहेगा, ये कर्म का चक्कर है, ये चलता ही रहेगा। आज ऊपर है कल नीचे, आज मेरी बारी तो कल तेरी बारी है। तो भगवान मुझसे परीक्षा लेंगे और मुझे उस परीक्षा में डर के हार के भागना नहीं है, उसका सामना करना ही पड़ेगा। अगर जो मैं उसका सामना करूंगा ना तो परिस्थिति अपने आप ठीक हो जाएगी। ये प्रोग्राम पूरा एक्सेप्ट एंड सरेंडर, ये प्रोग्राम ने मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ। इस प्रोग्राम ने मुकेश को मुकेश से मिलवाया, इस प्रोग्राम ने मुकेश से मुकेश को मिलवाया। तो ये अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ ये मुझे करना पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा। प्रेयर ऑफ सैन फ्रांसिस मुझे क्या बोलो, लॉर्ड मेक मी ए चैनल ऑफ दाई पीस, दैट वेयर देयर इज हेट्रेड आई मे ब्रिंग लव। क्या मैंने ये काम किया कि नहीं किया? वेयर देयर इज हेट्रेड आई मे ब्रिंग लव, दैट वेयर देयर इज रॉन्ग आई मे ब्रिंग द स्पिरिट ऑफ फॉरगिवनेस। क्या मुकेश में है वो क्षमता? दैट वेयर देयर इज डिस्कॉर्ड आई मे ब्रिंग हार्मनी। क्या मैं ये कर पाऊंगा? वेयर देयर इज एरर आई मे ब्रिंग ट्रूथ। एरर आएंगे जीवन में, क्या मैं सच प्रिंसिपल्स बिफोर पर्सनैलिटी कर पाऊंगा? दैट वेयर देयर इज डिस्पेयर आई मे ब्रिंग होप। निराशा है तो क्या मैं आशा ला पाऊंगा? दैट वेयर देयर आर शैडोज आई मे ब्रिंग लाइट। छांव है, क्या करूं? क्या मैं रोशनी में ला पाऊंगा अपने आप को? मेरी जिंदगी छांव में थी, मैं उसे रोशनी में लाया मैंने। दैट वेयर देयर इज सैडनेस आई मे ब्रिंग जॉय। मुझे दुख था, मैं उसे खुशी में लाया। मेरे पास बहुत पैसे थे, आज नहीं है, कम पैसे में भी अपने आप में खुशी खोज रहा हूं। उसके बाद क्या बोलते? लॉर्ड ग्रांट दैट आई मे सीक रादर टू कंफर्ट देन टू बी कंफर्टेड। मुझे कंफर्ट फील करना है, फील करना है, कंफर्टेड नहीं होना। आई हैव टू फील कंफर्ट, टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। मुझे समझना है, कोई मेरी बात समझ, मुझे समझना है।
टू लव देन टू बी लव। मुझे अपने आप को प्यार करना है, मेरी बीवी प्यार करेगी, मेरा भाई प्यार करेगा, मेरे दोस्त प्यार करेंगे, नहीं। टू लव देन टू बी लव, फॉर इट इज बाय सेल्फ फॉरगेटिंग दैट वन फाइंड। खुद को भूलूंगा तब मिलेगा। इट इज बाय डाइंग दैट वन अवेकन्स टू इटर्नल लाइफ। पुराना मुकेश मरेगा तभी नया मुकेश का जन्म होगा, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। वो शराबी मुकेश का मरना ही पड़ेगा, उसकी सोचों को मरना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बोला, अल्कोहल इज बट जस्ट अ सिम्टम, द टिप ऑफ द आइसबर्ग। थैंक यू सो मच सुधीर जी और सभी भाइयों को, जो हमारे अनुभव थे वो हमने शेयर करने की कोशिश की। जो आपको अच्छा लगे वो ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।